Hi friends, welcome on my YouTube channel. Today I will discuss about the general introduction of the pharmacology. Okay, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फार्माकोलॉजी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि फार्माकोलॉजी होता क्या है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि फार्माकोन प्लस लोगोज, दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, यानी कोई भी ड्रग हो सकता है, ठीक है। और लोगोज मतलब होता है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स ड्रग, फार्माकोन मतलब ड्रग हो गया, लोगोज मतलब हो गया डिस्कोर्स, यानी जहाँ पे अपन मेडिसिन्स वगैरह की, और डिस्कोर्स मतलब होता है बातचीत करना या चर्चा जहाँ पे होती है, यानी जहाँ पे मेडिसिन्स की चर्चा होती है, मेडिसिन्स की बात होती है, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब अपन एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें फार्माकोलॉजी की, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडीड अबाउट द ड्रग्स, स्टडी ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। तो ये होगी फार्माकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन। यदि अपने को कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द फार्माकोलॉजी, तो अपन बोल सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडीड अबाउट द ड्रग्स। ओके, अच्छा ये तो हो गई इसकी, कि इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि कहाँ से ये शब्द बना, क्या इसका मीन होता है, अपन डेफिनेशन देगी। उसके बाद हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजी और देखते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ड्रग की, कि ड्रग मीन क्या होता है, ड्रग होता क्या है। तो ड्रग ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के अंदर किसी भी डिजीज की प्रिवेंशन के लिए, किसी भी डिजीज की हम कहें मिटिगेशन, प्रिवेंशन, क्योर करने के लिए काम में आए, वो सारे के सारे एजेंट्स या केमिकल्स किसके रूप में क्या कह सकते हैं, उनको अपन ड्रग्स कह सकते हैं। ओके, तो अपन क्या डेफिनेशन लिखेंगे, एनी सबस्टांस which used in the ट्रीटमेंट, इसके अंदर अपन यहाँ पे ऑब्लिक लगा के जितने अपने ऑप्शन है, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन हो गया, इसके अलावा क्योर, मिटिगेशन, डायग्नोसिस, इनमें काम आई, ठीक है। और किसके लिए, फॉर दी ह्यूमंस, यहाँ पे हम ह्यूमंस कह सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स और एंड एनिमल्स, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी। आप यहाँ पे साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अभी शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे इतना कंफर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया ड्रग का प्रॉपर डेफिनेशन। ये एक्चुअली इसकी बात करें, इसकी भी अपन बात करेंगे किससे मिलकर बना होता है। तो एक ड्रग्यू जो है, फ्रेंच वर्ड है एक ड्रग्यू, इससे मिलकर बना हुआ है, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है हर्ब। हर्ब मीन्स बोले तो मेडिसिन, या बोले हम औषधि, हिंदी में बात करें तो औषधि, ठीक है। तो ये हो गया अपना कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं इसी के अंदर कुछ और टर्मिनोलॉजी मोस्ट है, जो कि अपन को फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले जानना आवश्यक है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। इसकी एक्चुअली दो ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, इसको दो चरणों में, या अपन कह सकते हैं कि दो पार्ट के तरीके से अपन इसको पूरी जो बुक है फार्माकोलॉजी उसको पढ़ते हैं। जो पहला पार्ट है वो है फार्माको डायनामिक, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है फार्माकोकाइनेटिक। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस काफी बार क्या होते हैं, कई इसके अंदर कंफ्यूज हो जाता है कई लोग कि यार ये डायनेमिक काइनेटिक इनमें कंफ्यूज। अब देखो इसमें होता क्या है, फार्मा को डायनेमिक का मतलब पता है कि डायनेमिक का मतलब होता है पावर, ठीक है। फार्मा को अपन ने अभी देखा था। तो अब बात करें
तो हम एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं ड्रग डू विद दी बॉडी, ड्रग डू विद दी बॉडी, ठीक है। यानी ड्रग हमारी बॉडी में जाके क्या कर रहा है, यानी वहां पे क्या करेगा, एक्शन आएगा, अनडिजायरेबल एक्शन आएगा, डिजायरेबल एक्शन आएगा। अनडिजायरेबल बोले तो टॉक्सिसिटी, अदर इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स वगैरह आते हैं, और डिजायरेबल इफेक्ट्स यानी मिटिगेशन, क्योरिंग, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये अपना काम करेगा। तो ये होता है फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। एक ही शब्द में अपन इसको कहें तो ड्रग डू विद दी बॉडी, यानी ड्रग जो हमारी बॉडी में जाके वहां पे जो भी मैकेनिज्म जो होती हैं बॉडी के साथ, उन सबको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। यदि अब वेयर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक, तो काइनेटिक से नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे ये 4 प्रोसेस होती हैं टोटल, यहाँ पे ADME, ठीक है। एक का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मेटाबॉलिज्म, और एक्सक्रीशन, ठीक है। ये 4 प्रोसेस होती हैं, ये इनको बोलते हैं हम काइनेटिक। इसी आधार पे अपन जब पूरा फार्माकोलॉजी आगे जब पढ़ेंगे, क्योंकि आज तो पहला लेक्चर है, अपन जनरल फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इसी तरीके से अपन पढ़ेंगे डायनेमिक, काइनेटिक। तो काइनेटिक वहां पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि राइट डाउन द काइनेटिक ऑफ दी, आपको ड्रग दे देता है कि इस ड्रग की काइनेटिक लिखनी है, तो उसके अंदर अपने को यही लिखना होता है, ये सब लिखना होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कौन कौन से बॉडी के पार्ट में वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे वो मेटाबोलाइज हुआ, और कैसे एक्सक्रीट आउट दी बॉडी। तो वो सब अपने को पता है कि यूरिन के थ्रू या एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होते हैं उनके थ्रू ड्रग्स लास्ट में एलिमिनेट हो जाता है। तो ये होता है फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक। अब अपन कुछ, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं, जैसे इसमें हमने कहा था इसमें ड्रग डू विद दी बॉडी, तो इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, बॉडी डू विद दी ड्रग, डू विद दी ड्रग। यानी हमारा बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा है, एक्सक्रीट आउट कर रहा है। ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होगी, फार्माकोकाइनेटिक वाले पार्ट में, ठीक है। आई होप यू आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आप इसको साथ के साथ नोट कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, आपको आगे चीज़ों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं और भी इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि थेराप्यूटिक्स हो गया। थेराप्यूटिक्स यानी किसी भी ड्रग या एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स जो कि किसी भी डिजीज के प्रिवेंशन में काम लेते हैं। और कीमोथेरेप्यूटी हो गया, कीमोथेरेप्यूटिक्स हम बोलते हैं, कीमोथेरेपी जैसे आपने नाम सुना होगा बहुत बार। कीमोथेरेपी क्या होती है, यानी कि कोई भी जो इन्फेक्टियस डिजीज होती है, जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज होती है, तो उसके अगेंस्ट जब हम कोई ड्रग देते हैं, ठीक है, तो वो जो केमिकल्स जो होते हैं तो उनको बोलते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, और ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है। ये कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी थी फार्माकोलॉजी की। अब हम बात करते हैं कि यार ड्रग मतलब आता कहाँ से, सोर्स क्या है ड्रग का। एक चीज यहाँ पे मैं मिस कर गया कि टॉक्सिकोलॉजी, क्योंकि बुक का नाम ही है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पे आप बुक का नाम भी ये ऐसे लिखा होगा यहाँ पे, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। यानी अपन जो ड्रग लेते हैं उसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज। एडवांटेज यानी कि जो अपने को प्रॉपर जो एक्शन चाहिए होता है वो अपना एक्शन हमें मिल जाता है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जिनको अपन साइड इफेक्ट बोलते हैं, या फिर मतलब एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं, कुछ अलग मतलब अनवांटेड अनडिजायरेबल एक्शन जो आ जाता है उसको बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो वो सारी टॉक्सिकोलॉजी, तो उसका भी इसके अंदर स्टडी किया जाता है, क्योंकि अपन इसमें ADR पढ़ते हैं, एडवर्स इफेक्ट, और इसके साथ ही साथ अपन कोई अदर रिएक्शन हो जाती है वो भी पढ़ते हैं। तो ये टॉक्सिकोलॉजी अपन किसी भी क्या होगा, मतलब किसी भी ड्रग की एडवर्स रिएक्शन जो हो जाती है, कोई टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग हम की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधा सोर्स ऑफ द ड्रग, क्या सोर्स क्या है, मतलब ड्रग्स आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो अपन अब बात करते हैं मेन यहाँ पे सोर्स, यानी ड्रग्स आते कहाँ पे हैं।
तो ड्रग्स के एक्चुअली दो सोर्स होते हैं यहाँ पे, या तो नेचुरल से वो प्राप्त किया जाए, या फिर नेचुरल से यदि कोई ड्रग प्राप्त होगा तो वो सीधी सी बात है प्लांट से होगा या फिर एनिमल्स से होगा। तो इसके अंदर होगा प्लांट्स या फिर एनिमल्स, या फिर सिंथेटिक होगा। ठीक है, अब प्लांट्स की अपन बात करें तो प्लांट्स में जैसे हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिनली जिनके यूज होते हैं, जैसे कि एट्रोपिन है, वो किससे ऑब्टेन की जाती है, एट्रोपा बेलाडोना। ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जांपल है, मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल देके बता रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि मतलब ऐसे ड्रग्स हैं जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो एट्रोपिन जो एट्रोपा बेलाडोना से, इसी प्रकार से डिजिटॉक्सिन हो गया, डिजिटॉक्सिन ऑब्टेन किया जाता है डिजिटेलिस से, डिजिटेलिस से ऑब्टेन किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे, डिजिटेलिस पर्प्यूरिया इसका पूरा वैसे बायोलॉजिकल नेम होता है। तो ये हो गया प्लांट सोर्स। और हम बात करें मिनरल सोर्स की, वो सॉरी ये एनिमल सोर्स की, तो एनिमल सोर्स में हम देखते हैं कि जो एनिमल से हमें कुछ जैसे कि लाइक इंसुलिन है, ठीक है, तो इंसुलिन एक एनिमल सोर्स है। तो ये हो गया नेचुरल में प्लांट और एनिमल से। अब हम बात करें कुछ मिनरल सोर्स होते हैं। मिनरल सोर्स के अंदर फ्रेंड्स जर्नली जो आते हैं वो हैं, एक तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, हो गया, केओलिन हो गया, ये क्या आते हैं, ये मिनरल सोर्स के अंदर आते हैं। यदि हम बात करें सिंथेटिक सोर्स की, तो सिंथेटिक सोर्स तो आप जानते हैं, सल्फोनामाइड हो गया, इसके अलावा एस्पिरिन हो गया, इसके अलावा प्रोकेन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंथेटिक सोर्स हैं। इसके अलावा सेमी सिंथेटिक सोर्स भी हैं जो कि इनके मतलब जो नेचुरल हैं उनमें मॉडिफिकेशन करके ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे कि हम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, सेमी सिंथेटिक जो सोर्स हैं वो जैसे कि मॉर्फिन हो गया। तो क्या किए, ये जो नेचुरल जो होते हैं उनमें केमिकली मॉडिफिकेशन करके सेमी सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, ये सोर्स हो गई कि यहाँ पे सोर्स जहाँ से हम ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्लांट्स के कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं कि जहाँ से हम ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। तो अब हम चलिए बात करते हैं प्लांट्स की उन सब पार्ट्स की, और किस किस फॉर्म में होते हैं ये भी मैं आपको काफ़ी डिटेल से बताऊँगा। सो प्लीज़ आप इसको नोट भी कर सकते हैं आसानी से, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आराम से लिखा है ये। और काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग चीज़, जब आप इसके बारे में अच्छे तरीके से स्टडी कर लोगे तो आपको आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, श्योर आएगी, क्योंकि बेस जब आपका मजबूत रहेगा तो हर चीज़ आप वहाँ पे अच्छे से कैच कर पाओगे। क्योंकि काफ़ी लेंथी सिलेबस होता है ये फार्माकोलॉजी, जो कि नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स भी के लिए भी ये काफ़ी टफ लगता है। ओके फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अब प्लांट्स के ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहला होता है एल्केलॉइड, आपने नाम सुना होगा या कभी नहीं सुना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आपको इसको बता देता हूँ। एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, एल्केलॉइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं एक्चुअली, और इनकी कुछ केमिकल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि वाटर के अंदर ये इनसोल्यूबल होते हैं और इनके पीएच एक फिक्स्ड होते हैं। तो ये एल्केलॉइड जो होते हैं ये इनके मतलब ड्रग्स के एक मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ये आप नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, वैसे क्वेश्चन इसमें से जर्नल क्वेश्चन है। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ये किसी प्लांट्स के शुगर और नॉन शुगर पार्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर शुगर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं शुगर, एक नॉन शुगर, दो पार्ट होते हैं इसके अंदर, इसको ग्लाइकोन बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉन ग्लाइकोन या नॉन शुगर बोल, तो एग्लाइकोन बोल देते हैं इसको, एग्लाइकोन। जब हम किसी भी ग्लाइकोसाइड को हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसका दो पार्ट प्राप्त होता है, एक तो शुगर पार्ट जिसको ग्लाइकोन बोलते हैं, एक होता है नॉन शुगर पार्ट जिसको एग्लाइकोन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वोलेटाइल ऑयल, आपने नाम तो सुना ही होगा।
वोलेटाइल का नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ऐसा होगा जो कि इवोपोरेट कर जाएगा, यानी थोड़ा सा लाइट होगा या एटमॉस्फेयर में जब हम उसको खुला छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवोपोरेट हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ने लग जाता है। तो ये क्या होते हैं, टर्पीन फॉर्म में होते हैं, टर्पीन फॉर्म में। और जैसे कि वोलेटाइल्स जो होते हैं, कैस्ट्रॉल हो गया, ये जो है इनके बहुत सारे यूज होते हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ यूज होते हैं इनके, जैसे कि जस्ट लाइक कार्बोनेटिव के रूप में भी यूज होते हैं। इसके अलावा एंटी लुब्रिकेंट्स भी, मतलब लुब्रिकेंट्स भी यूज होते हैं जब हम बात करें इनेमा वगैरह की, तो वहाँ पे इनका रोल होता है। तो हम बात करते हैं वोलेटाइल ऑयल में, मतलब ये जो होते हैं ये ऑयल इन नेचर के होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इनके जैसे कि लुब्रिकेंट्स हो गया, अभी बताया मैंने, तो इनके यूज भी बहुत होते हैं। अब हम बात करते हैं रेजिन्स की, तो ये भी प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। जो वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं उनके अंदर वो कर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइजेट करके उनको प्राप्त किया जाता है। अब आपने एक जो मोस्ट चीज़ है, इसके अलावा ओलियो ओलियो गम रेजिन्स होते हैं, जैसे गम, मैं आपको बताऊंगा गम क्या होता है। ये जो है, ये जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के एक थिकी पार्ट में होते हैं, मतलब विस्कस टाइप में होते हैं, थोड़े गाढ़े रूप में होते हैं, और इनको ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से डायरेक्टली। और जो कि जैसे कि गम अकेसिया है, यहाँ पे ट्रेगागेंथ गम है, तो ये बहुत सारे जो कि मेडिसिन्स में बहुत सारे अप्लाई किए जाते हैं, यूज होते हैं। तो ये सब सारे प्लांट्स के पार्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना ही सफिशियंट है। इसके अलावा टेनिन्स वगैरह भी हैं, ठीक है। तो ये सफिशियंट आपको ध्यान रखने हैं, एल्केनोइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल और टर्पेन, रेजिन्स, गम्स वगैरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से रूट हैं जिनसे हम उस ड्रग, किसी भी ड्रग को ले लेते हैं। मतलब कोई भी ड्रग कितने रूट से हम हमारी बॉडी में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, जिससे एक्शन जो है हमारा वो कम्स आउट होता है, ठीक है। तो हम बात करें कोई भी जो ड्रग है, कोई भी ड्रग है, यानी कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो हम ले रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे सेवरल टाइप्स ग्रुप, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखो मोस्टली रूट होते हैं ओरल, ठीक है, ओरल रूट होता है, एक होता है जो इंजेक्शंस के रूप में लगता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओरल रूट हो गया, एक उसको बोलते हैं पेरेंटल रूट, ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड, पेरेंटल रूट और एक लोकली, ये तीन टाइप के रूट होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना आप, लोकली, ओरल रूट, पेरेंटल रूट। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ओरल रूट में क्या होता है, कोई भी अपन ड्रग्स लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, अपन डायरेक्टली मुंह के द्वारा अप्लाई करते हैं, इसको एंटेरल रूट बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन रेट जो होती है, मतलब एक्शन है जो स्लो होता है, रैपिड एक्शन नहीं होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का हो सकता है। अपन ने अभी टैबलेट ली, 3-4 घंटे बाद एक्शन आया, क्योंकि उसका जो एब्जॉर्प्शन टाइम है, मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है, तो वो काफ़ी लंबी लंबी प्रोसेस होती है, तो एक्शन आने में जाहिर सी बात है कि टाइम लगता है। तो ये तो हो गया इससे कुछ डिसएडवांटेज, एडवांटेज भी इसके बहुत है, क्योंकि आसानी से आप इसको ले सकते हैं हम इसको। इसके अलावा अपने को किसी क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इजीली वे में हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, बिना किसी किसी चिकित्सक की परामर्श के, कि उसमें कोई पर्टिकुलर गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करें पेरेंटल रूट की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है जो कि मोस्टली अप्लाई किया जाता है उन केस में जहाँ पे इमरजेंसी होती है। तो जैसे कि अपने को काफ़ी मतलब इमरजेंसी जो केसेज होते हैं वहाँ पे पेरेंटल रूट फॉलो किया जाता है। जैसे कि इसके अंदर IVIM, बहुत सारे पेरेंटल रूट हम जो कि आगे डिस्कस करेंगे। लोकली जो होता है वो अपन जब जहाँ पे भी अपने को एक्शन चाहिए होता है, जैसे कि जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे रफ किया, ठीक है, जैसे लिनीमेंट्स, लोशंस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर साइड पे लगाए जाते हैं। तो वही सिस्टम है कि मतलब एक ही किसी पर्टिकुलर एक दायरे के अंदर उसको लगाया जाता है किसी एक्शन ऑब्टेन करने के लिए, तो वहाँ पे वो एक्शन ऑब्टेन होता है, ठीक है, अकर होता है, कम्स आउट होता है। तो हम बात करते हैं अब इनके थोड़े थोड़े लोकल एप्लीकेशन, आपको पता ही चलेगा, जैसे कि जो भी डोज, जैसे कि सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इनेमाज बनते हैं, इनेमाज भी जो प्रिपरेशंस होती हैं वो पर्टिकुलर साइट पे ही अप्लाई होती हैं। इसके अलावा और भी हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म हो सकते हैं, जहाँ पे आप पर्टिकुलर जहाँ पे एक्शन चाहिए वहीं पे अप्लाई करते हैं और एक्शन आपका कम्स आउट होता है, ठीक है। तो ये हो गया लोकल एप्लीकेशन। अब पेरेंटल को हम थोड़ा डिस्कस ही कर लेते हैं।
ओरल आपको बता दिया था कि हम मतलब ऑन साइट ऑफ एक्शन तो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन जो मतलब जो वो है बायो इक्विवेलेंस, जो मैं अभी बता दूंगा क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी, वो भी कंप्लीट नहीं होती है वैसे, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन वगैरह में कहीं ना कहीं उसका हास हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पेरेंटल रूट की। वो दो चार पार्ट हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखो तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है जो वो होता है IVIM रूट, जो कि आपने बहुत बार सुने होंगे IVI रूट। ये जो है बहुत ज़्यादा बार अप्लाई किया जाता है। इंट्रामस्कुलर रूट होता है जो मसल्स में डीपर लेयर ऑफ द मसल्स के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। और जो IV है ये वेन के अंदर, इंट्रावीनस रूट, IV का फुल फॉर्म है इंट्रावीनस रूट, जो कि वेन के अंदर हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में सबक्यूटेनियस रूट होता है। सबक्यूटेनियस जो रूट है वो स्किन की लेयर्स के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। जैसे कि BCG की वैक्सीन वगैरह होगी, वो सारे के सारे सबक्यूटेनियस रूट के अंदर लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं पेरिटोनियल रूट, जो कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लगाया जाता है। पेरिटोनियल रूट जो है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करवाते हैं। इसके अलावा जो है इंट्रा आर्ट्रियल रूट, इंट्रा आर्ट्रियल रूट आर्टरी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, इसके अंदर जो हमारा ड्रग होता है। इसके अलावा इंट्राडर्मल रूट, टर्मिस में लगाया जाता है स्किन में फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारे रूट हैं पेरेंटल रूट के, जो मेन हैं जो ये हैं जिनके द्वारा किसी भी ड्रग को हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट वेज के अंदर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, ये तो कुछ रूट थे जिसके द्वारा हम ड्रग्स को लेते हैं। ओरल रूट पढ़ा हमने, लोकल रूट जहाँ पे अपने को चाहिए होता है वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा पेरेंटल रूट, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कुछ टर्म में, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक आप ध्यान रखना, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। अभी मैंने बात की थी बायो इक्विवेलेंस, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, यानी कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो वो ड्रग हमारे ब्लड के अंदर कितना प्रेजेंट है, मतलब हमने जैसे 100% मान लो हमने डोज ली, तो जब वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब पहुंचता है, हमारे ब्लड में जब वो पहुंचता है, तो वहाँ पे उसकी कितनी मात्रा वहाँ पे कितनी है, तो वो उस ड्रग की क्या कहलाती है, बायो अवेलेबिलिटी, यानी जितना वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये उसकी ड्रग की क्या कहलाती है, बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम कुछ और भी अप्लाई, अच्छा रिसेप्टर सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप भी याद है यहाँ पे। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, देखो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये सेल जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हमारी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर एक्शन लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा ड्रग है वो ये कहाँ पे जाके बाइंड होता है, ये रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है। और रिसेप्टर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यदि कोई ड्रग जो है वो रिसेप्टर पे बाइंड हो, ठीक है फ्रेंड्स, ड्रग प्लस रिसेप्टर और एक्शन, ये जो बाइंड होने की प्रोसेस है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यदि यहाँ पे ड्रग कोई रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। यदि कोई ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है,
तो ये जो बाइंड होने की प्रोसेस है, ये जो है इसको बोलते हैं अगोनिस्ट। एक्शन भी आई, एक्शन में एक्शन भी आता है, यदि ड्रग जुड़ भी गया वो तो हो गया इंट्रिंसिक, लेकिन जब ड्रग जुड़ भी गया और एक्शन भी हमारा आई तो उसको बोलते हैं अगोनिस्ट। और जब ये जुड़ जाए, एक्शन नहीं आई, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ये कोई टर्म है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसलिए मैंने बताई बायो अवेलेबिलिटी, यहाँ पे फिर हमने बताई इंट्रिंसिक, अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज पहला वीडियो है और ये हमने कुछ जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ी। यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है एक फाइनल एग्जाम में। तो अब लास्ट जो इस चैप्टर का मेन चीज़ रह गया है वो है काइनेटिक रह गई है, जिसके अंदर हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की, मेटाबॉलिज्म की, डिस्ट्रीब्यूशन की और एक्सक्रेशन की। ये 4 चीज़ें रह गई हैं जो कल ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो उसके अंदर जो है वो ये हम ये DME के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्टिव पैसिव जो भी उसके अंदर वे हैं, तो ये सब हम उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी वीडियो में कुछ गलतियाँ थी वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फॉर लिसन एंड थैंक यू फॉर वॉच।